हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रो आपके पास पढ़ना शुरू किया। आपके पास पांचवा चैप्टर एनसीईआरटी का वो है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास। ठीक, तो उसमें मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, साथ में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे निरूपित करते हैं, उसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है, और किसी सम्मिश्र संख्या के लिए उसका कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है आपके पास, या कॉन्जुगेट क्या होता है। उसके अलावा इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताता। ठीक, तो आज मैं आपके पास ऑपरेशन बता रहा हूँ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे, वो भी एडिशन आपके पास। तो देखिए एक बार सिंपल सा आपके पास है एडिशन। अगर हमको करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मैंने मान लिया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा बी और दूसरा है z2 इक्वल टू सी प्लस आइटा डी। मान लिया कि आपके पास ये दिए हुए क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास दिए हुए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो देन दियर एडिशन z1 प्लस z2 यानी a प्लस आइटा बी को जोड़ना है c प्लस आइटा डी के साथ। तो इनको अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ने का तरीका आपके पास ये होगा कि रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जुड़ने वाला है। मतलब अगर आप जोड़ा जाएंगे तो पास क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आइटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये इस प्रकार से, मतलब कहने का अर्थ ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस आइटा टाइम्स ऑफ b प्लस डी। ये इस प्रकार से z प्राप्त होने वाला है, जो कि क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने वाला है। यानी दो आपके पास दो सदिशों के जो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, उनका एडिशन भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होने वाला है। यानी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को वो संतुष्ट करता है, जिसे कहते हैं संवर्ग नियम। ठीक, तो ये आपके पास एडिशन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, आपके पास मान लो z1 इक्वल टू है 2 प्लस आइटा 3 और z2 इक्वल टू है -6 प्लस आइटा 5, और आपको कहा जाए इसको जोड़ना है। तो देखिए क्या होगा, देन z1 प्लस z2 इक्वल टू रियल पार्ट जुड़ेगा रियल पार्ट से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -6। तो ये तो हो गया रियल पार्ट से रियल, प्लस आइटा टाइम जो इमेजनरी है, इमेजनरी मतलब 3 प्लस 5। तो आपके पास हो रहा है -4 प्लस आइटा 8। तो ये आया एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी इसका अर्थ क्या है, जब भी हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपके पास हमेशा सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास एडिशन सिंपल सा है, जिसमें हम अगर कहें कि जोड़े कैसे जाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका नियम कहता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ना है आपके पास। तो ये इस प्रकार से ये मिल रहा है आपके पास a प्लस सी प्लस आइटा टाइम्स ऑफ b प्लस डी आपके पास। तो ये इसका एडिशन आपके पास क्या है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास वेक्टर एडिशन के लिए कुछ गुणधर्म है, यानी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला नियम आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल सा आपके पास है कि जब भी हम दो सम्मिश्र संख्या को जोड़े तो हमें से क्या प्राप्त होता है, योगफल भी सम्मिश्र। देखो एडिशन of two complex number is always a complex number। जब भी हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक नई सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो रही है, यानी एक क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब ये क्या है, संवर्ग का नियम। दूसरा आपके पास है क्रम विनिमय का नियम, जिसे हम कहते हैं क्यूमिटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय का जो नियम है। ठीक, क्रम विनिमय में वही आपके पास है, जैसे हमने संख्याओं के लिए क्रम विनिमय पढ़ा, वैसे आपके पास आप
दो सम्मिश्र संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ लीजिए, आपके पास जो प्राप्त योग होगा वो हमेशा समान मिलने वाला। ठीक, फिर आपके पास था सहचर्य का। सहचर्य मतलब एसोसिएटिव। इसे कहते हैं साहचर्य। इसमें भी वही आपके पास अगर तीन सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं हम, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, किसी भी क्रम में जो आपके पास तीन सम्मिश्र संख्याओं को, तब इसके योग क्या आता है, समान आता है। ठीक, फिर चौथी प्रॉपर्टी आपके पास है योगात्मक तत्समक। तो आपके पास एडिटिव जो आइडेंटिटी है, तो जो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती है नंबरों की, एडिटिव मतलब योगात्मक तत्समक। तो यहाँ पर तत्समक का काम करता है आपके पास योग के लिए शून्य, आपके पास सम्मिश्र संख्या। जब मैं जीरो इक्वल टू, आपको मालूम है जीरो प्लस आइटा जीरो, ये कहलाता है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान देना, ये आपके पास योगात्मक तो नहीं लगे, क्योंकि आपके पास याद रखना कि कभी भी किसी सम्मिश्र संख्या के साथ जीरो को जोड़ा जाए किसी भी क्रम में, तो वही आपके पास क्या प्राप्त होती है, सम्मिश्र संख्या दोबारा प्राप्त होती है। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, शून्य। जो शून्य आपके पास सम्मिश्र संख्या है वो कहलाते हैं योगात्मक तत्समक आपके पास। ठीक, तो सिंपल सा आपके पास है, उसको किसी भी सम्मिश्र संख्या से किसी भी क्रम में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना जो शून्य है वो एक आपके पास क्या है, योगात्मक तत्समक कहलाने वाले आपके पास। ठीक, अब आपके पास है योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर आपके पास सम्मिश्र संख्या z के लिए, जैसे आपने संख्याओं में पढ़ा किसी संख्या a के लिए उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस a होता है, वैसे ही देखो आपके पास फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आइटा बी, a प्लस आइटा बी के लिए माइनस जेड इक्वल टू माइनस a माइनस आइटा बी, या सिंपली माइनस a प्लस आइटा बी इज एडिटिव इनवर्स। ये कहलाता है आपके पास, इस z के लिए माइनस जेड जो होगा वो क्या कहलाएगा, इज एडिटिव इनवर्स। अब इसकी एक आपके पास, ये तो मैं कहते एडिटिव इनवर्स है, तो इसके लिए आपके पास देखो याद रखना है कि जो माइनस जेड है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, आपको मालूम है, क्योंकि जब मैं जेड में माइनस जेड जोड़ूंगा तो मुझे योगात्मक तत्समक यानी शून्य प्राप्त होता है, या किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो जब भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिलता है, आपके पास शून्य, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जीरो कॉम्प्लेक्स मतलब शून्य सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है, जो कि योगात्मक तत्समक थी। तो आपके लिए इस केस में मैं कहूँगा जेड का योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम है माइनस जेड, और मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि माइनस जेड के लिए योगात्मक प्रतिलोम है जेड होगा। तो ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास है। आज हम बात करते हैं अंतर की, तो अंतर भी सिंपली आपके पास इसी प्रकार से ऑप्शन दूसरा आपके पास आता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस मतलब आपके पास दो मिश्र संख्याओं का अंतर। मैं अंतर की बात कर रहा हूँ कि जब अंतर करेंगे तो क्या होगा। तो अंतर भी क्या होगा आपके पास, देखो किस प्रकार से जब हम अंतर करते हैं, आपको मालूम है कि जो अंतर होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का एडिशन ही होता है। यानी अगर कहा जाए आपके पास Z1 माइनस Z2 निकालना है, तो आपको निकालना है Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। तो ये इस प्रकार से आपके पास है। तो किसी संख्या के लिए आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या दी है तो उसके लिए आपके पास माइनस जेड निकालना तो सरल है। तो आपके पास जब हम अंतर की बात करते हैं तो अंतर भी क्या है, एक प्रकार का आपके पास एडिशन ही है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जब अंतर करेंगे तो आपके पास सम्मिश्र संख्या में जो रियल पार्ट है उससे रियल पार्ट माइनस होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उससे इमेजिनरी पार्ट माइनस होने वाला। देखो किस प्रकार से, मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा Z1 आपके पास है 6 प्लस 3 आइटा, और Z2 इक्वल टू पास है 2 माइनस आइटा। ये इस प्रकार से। तो अगर आपके पास कहा जाए
Z1 माइनस Z2 कीजिए, तो 6 प्लस 3 आइटा में से माइनस करना है 2 माइनस आइटा, इसको माइनस करना था आपके पास। ठीक, तो इसको आप चाहे तो एडिशन के रूप में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 आइटा प्लस, और ये माइनस कहाँ, इसका माइनस निकालेंगे तो कितना होगा, -2 प्लस आइटा। तो कैसे करते हैं आपको मालूम है कि रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा, मतलब 6 प्लस -2 प्लस आइटा इंटू, और इमेजनरी से इमेजनरी मतलब 3 प्लस यहाँ पर आइटा है तो 1, तो आपके पास प्राप्त हो रहा है। इसका अंतर भी एक नया समीकरण संख्या प्राप्त होगी, तो ये हो गया 4 प्लस आइटा 4। तो ये है इसका अंतर, अंतर में भी वही करना है। अब मैं चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता, 6 में से 2 को माइनस किया है ये, मतलब रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस हुआ तो 6 माइनस 2 हो गया 2, और 3 आइटा माइनस माइनस आइटा करना, माइनस होने का प्लस हो गया तो कितना हो गया 4 आइटा। तो ये है इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपके पास मल्टीप्लिकेशन, किस प्रकार से दो समिश्र संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब आपके पास है मल्टीप्लिकेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, मतलब आपके पास दो समिश्र संख्याएं दी होंगी और आपके पास उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम मान लो पर माना Z1 इक्वल टू ए प्लस आइटा बी और Z2 इक्वल टू है C प्लस आइटा डी, सॉरी ये डी है, आर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने कहा दो आपके पास क्या है, दिए हुए नंबर, तो जो इनका मल्टीप्लाई होगा उसको निरूपित करते हैं देन देयर मल्टीप्लिकेशन। इसको निरूपित करेंगे Z1 इंटू Z2। तो ये आपके पास दोनों का मल्टीप्लाई निरूपित हो रहा है। आप देखो किस प्रकार से करना है, यानी आपको करना था A प्लस आइटा बी इंटू करना है C प्लस आइटा डी। जैसे आप अभी तक मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई उसी प्रकार से करना है, इसके दोनों एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा A से C, A C, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये होगा आइटा ए डी, ये कुछ ऐसा मिला। ठीक, फिर आइटा बी जो मल्टीप्लाई होगा प्लस आइटा बी सी, और फिर ये आइटा है और आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर इंटू बी डी, ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। अब जरा इसमें देखो, ये दोनों तो आइटा वाले पद हैं, इनमें से आइटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस आइटा ए डी प्लस बी सी, और आइटा स्क्वायर मुझे मालूम है क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस बी डी। तो आपको प्राप्त हो रहा है Z1 इंटू Z2 इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, ये कुछ हो गया प्लस आइटा टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बी सी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन इसका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये प्राप्त होता है आपके पास। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ए सी जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई है, बीच में माइनस इमेजनरी पार्ट से माइनस। ठीक, फिर उसके बाद क्या रहा है आइटा टाइम्स ऑफ इसका रियल पार्ट इसके इमेजनरी से पार्ट हुआ मल्टीप्लाई प्लस इसका इमेजनरी पार्ट इसके रियल पार्ट से। तो देखो जब सेम प्रकार के पार्ट हैं तो वो आपके पास रियल पार्ट क्वांटिटी बनाएंगे, ए इंटू सी ए सी और बी इंटू डी बी डी। आपके पास ये दोनों रियल थे और ये दोनों इमेजनरी से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ठीक, जो कि पूरा रियल मिलने वाला है। जबकि जब एक रियल को इमेजनरी से गुणा करें तो आपके पास इमेजनरी रह जाएगा, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो ये इस प्रकार से आपके पास हमारा मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल देखें, मान लो Z1 इक्वल टू है आपके पास 3 प्लस आइटा 5 और Z2 इक्वल टू है 2 प्लस आइटा 6। तो देखो देन अगर कहते हैं Z1 इंटू Z2 निकालिए, मतलब 3 प्लस आइटा 5 को गुणा करना है 2 प्लस आइटा 6। तो गुणा करना देखो किस प्रकार से हम करेंगे, क्या इसके दोनों एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 दूने 6, फिर प्लस 6 तियाँ 18, ये आपके पास हो गया। मैंने पहले 3 से गुणा करे दोनों को, फिर प्लस आइटा 5 गुणा होगा इसे, तो आइटा 10 और आइटा आइटा हो गया आइटा स्क्वायर और 6 पंजे 30। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है 6 और आइटा स्क्वायर मालूम है माइनस कितना होता है -1, तो ये जाएगा -30। और इन दोनों में जब मैं आइटा ओबेनेश तो ये हो रहा है 18 प्लस 10। तो आपको पास सॉल्व करके मिल रहा है, ये हो गया -24, ठीक, और ये जुड़ रहा है तो प्लस आइटा 28, जो कि क्या मिल रही है, एक नई सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो रही है। अब क्योंकि नई सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई तो यानी ये भी क्या होगा, संवर्ग के नियम को संतुष्ट करने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जो अभी तक आपने पढ़ा है वही करना है। बाकी ध्यान देना है कि आइटा वालों में आइटा वेनिश हो जाएगा और आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है हमेशा -1 आपके पास। ठीक है, आपको याद रखना है कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्या है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई। अब इसमें मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ। देखिए एक बार प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत वैसी हैं जैसे मिलती जुलती है, पास मैं डायरेक्ट बता दूँ। पहले आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे हम कह रहे हैं समवर्ग नियम आपके पास। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास देखो याद रखना, जब भी हम दो सम्मिश्र संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी आपके पास क्या हो रहा है, ये समवर्ग के नियम को यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है आपके पास। ठीक, दूसरा आपके पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव मतलब क्रम विनिमय। ये क्रम विनिमय के नियम को भी संतुष्ट करता है। उसके लिए यानी Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 कीजिए, दोनों ही मान के मिलने वाले हैं, सेम प्राप्त होने वाला है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव भी है। ये क्यूमुलेटिव तो हो गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब सहचर्य, सहचर्य। ठीक है, तो सहचर्य की बात करें तो ये सहचर्य भी होने वाला। आप किसी भी क्रम में तीन सम्मिश्र संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास प्राप्त जो सम्मिश्र संख्या होगी वो क्या होगी, सेम आने वाली। ठीक, फिर यहाँ पर आपके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट गुणात्मक तत्समक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखो, गुणात्मक तत्समक यानी इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे शून्य सदिश था, शून्य सम्मिश्र संख्या थी, वैसे आपके पास देखो यहाँ पर आपके पास गुणात्मक तत्समक मैंने कहा आई या एम भी कह सकता हूँ, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये इक्वल टू होता है 1, या सिंपली इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ लिखें तो 1 प्लस आइटा 0। ये आपके पास सदैव क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है, क्योंकि इसको आप 1 को किसी से भी सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 प्लस मल्टीप्लाई की बात करेंगे क्योंकि वो क्या है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या मिलेगा, वही अंक यानी वही सम्मिश्र संख्या दोबारा प्राप्त होगी किसी भी क्रम में गुणा कीजिए आप। तो यहाँ पर आपके पास गुणात्मक तत्समक के रूप में क्या मिल रहा है, जैसे वहाँ पर शून्य सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर आपके पास ये 1 आपके पास जो होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर गुणात्मक तत्समक। यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट में एम लिखा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को आई से निरूपित करें। ठीक, तो ये आपके पास की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ आपके पास है। अगर ये तत्समक का अस्तित्व हो रहा है, अब तत्समक का अस्तित्व होता है तो अनिवार्य रूप से आपके पास जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा उसका भी अस्तित्व होना, मतलब आपके पास इसके अनुसार क्या है, z इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू जेड इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, z प्राप्त होना। तो 1 यहाँ पर क्या मिल जाता है, यहाँ पर 1 आपके पास है इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान देने वाली बात है, जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का अस्तित्व होता है तब जाके क्या निकालते हैं हम, प्रतिलोम निकालने वाले हैं। तो यानी अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो गया है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिलोम का भी अस्तित्व देखना पड़ेगा कि प्रतिलोम का अस्तित्व होता है अथवा नहीं आपके पास। ठीक, तो देखिए क्या होता है। अब आपके पास है गुणात्मक प्रतिलोम। किसी सम्मिश्र संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम मुझे निकालना। मान लो सम्मिश्र संख्या है z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, और आपको मालूम है कि आइडेंटिटी का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो कौन है, 1। ठीक, तो मैं चाहता हूँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाए। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम निरूपित किया जाएगा देन, यानी 1/z या सिंपली z की पावर -1 इज, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि मुझे मालूम है मैं अगर z को 1/z से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्राप्त होगा, यानी गुणात्मक जो तत्समक था वो प्राप्त हो रहा है, या 1/z को मल्टीप्लाई करेंगे z, तो ये इस प्रकार से हमको मालूम है।
पर इम्पॉर्टेंट है कि कैसे निकाला जाए गुणात्मक प्रतिलोम। अगर ए जेड ये है तो देखो ये तो ठीक है, कंडीशन यही मिलेगी हमेशा, जेड को जब 1/z से मिले तो जेड से जेड कैंसिल हो जा रहा है, क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। पर निकालेंगे कैसे देखो, उसको मैं बता रहा हूँ। तो z इनवर्स निकालना है या 1/z निकालना, मतलब 1/a प्लस आइटा बी निकालना है। अब मुझे चाहिए कि ये भी क्या हो 1/z या z की पावर -1 क्या हो, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। तो इसको मैं निरूपित करना चाहता हूँ सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो मुझे मालूम है z इक्वल टू a प्लस आइटा बी सम्मिश्र संख्या, ना कि 1/a प्लस आइटा बी। तो उसको मैं क्या करूँगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सम्मिश्र संख्या का, उसको इस रूप में निरूपित करूँगा, मतलब कांस्टेंट प्लस आइटा टाइम्स ऑफ बी। ऐसा निरूपित करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा। कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था, यानी a माइनस आइटा बी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कॉन्जुगेट से, तो ये हो गया z इनवर्स इक्वल टू देखो a माइनस आइटा बी और a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये जो था ना a प्लस बी है और a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आइटा बी का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो रहा है a माइनस आइटा बी अपॉन, ये तो a स्क्वायर ठीक है, जब मैं आइटा स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा -1, तो -1 का प्लस, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आपके पास प्राप्त हो रहा है देखो z इनवर्स इक्वल टू हमेशा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आइटा टाइम्स ऑफ b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है आपके पास इस सम्मिश्र संख्या के लिए z बराबर a प्लस आइटा b के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। पर इसमें अनिवार्य रूप से a और b को क्या होना है, 0 नहीं होना है। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट, अगर ये दोनों एक साथ 0 हो गया ना, तो आपके पास देखो ये पूरा का पूरा भाग डिनोमीटर क्या हो रहा है, पूरा 0, यानी इसका अस्तित्व नहीं होने वाला है। तो इसलिए अनिवार्य रूप से यानी इसको क्या होना चाहिए, आपके पास अनिवार्य रूप से दोनों को ही एक साथ शून्य नहीं होना है। ठीक, तो ये आपके पास प्रोसेस है किसी सम्मिश्र संख्या के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी 1/z निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये आपके पास हो जाएगा, रियल पार्ट अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आइटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए और बी दोनों को साथ में शून्य नहीं होने हैं। अगर ये दोनों साथ में शून्य होंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0। मतलब कुल मिला के z इज़ नॉट इक्वल टू 0 प्लस आइटा 0, ये भी कह सकता हूँ, यानी इसको शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना है। ठीक, तो ये था आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास। ठीक, इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या वितरण भी कहते हैं या बंटन भी कहते हैं, बांटना वाला आपके पास। ठीक है, तो वो उसका नियम आपके पास आ रहा है। ठीक, तो मान लो कि 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं z1 z2 एंड z3 आर, ये दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, ये दिए हुए आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन इनके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के पास z1 इंटू, जब ये एडिशन में प्रॉपर आपके पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो ये मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन में, तो ये हो जाएगा z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चाहे इसमें ऐसे में लिखें आपके पास, चाहे दूसरे साइड से पास राइट साइड से भी हो सकता है, यानी z1 इंटू z2 सॉरी प्लस में एडिशन में वितरित कर रहे हैं मल्टीप्लाई को, तो हो जाएगा z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3। ये है वितरण का नियम। जैसी प्रॉपर्टी आपने जो भी अपने ना जो आपने अभी तक नंबर सिस्टम में पढ़ा है, लगभग लगभग वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास था मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर बात करें डिवीज़न की ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब भाग, तो भाग कैसे होगा देखो, यानी आपके पास भागफल। मान लो दो सम्मिश्र संख्या दी हुई है z1 और z2, और z2 के बारे में बताया कि वो 0 नहीं है, वो शून्य वाला नहीं है। ठीक है, देन
डिवीज़न को निरूपित करेंगे Z1/Z2 के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से Z1/Z2। अभी से जीरो नहीं है तो ये इक्वल टू हमेशा क्या होगा, देखो सिंपली इसको लिखेंगे, ये असल में एक प्रोडक्ट ही है, इसको लिखेंगे Z1 × 1/Z2 या सिंपली Z1 × Z2 की पावर माइनस, मतलब पहली सम्मिश्र संख्या Z1 और दूसरी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा आपके पास। ठीक है, क्या कहलाएगा, गुणात्मक संख्या का आपके पास प्रतिलोम आपके पास। तो इजीली हम निकाल सकते हैं उसको, जो मैं आपको बता चुका हूँ आपके पास। ठीक, तो हम आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालने वाला आपके पास। बाकी तो डिवीज़न भी क्या है, एक प्रकार का मल्टीप्लाई है, बस गुणात्मक प्रतिलोम निकालना आपको आना चाहिए। ठीक, अब एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ। देखो ये आपके पास जो हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, उससे संबंधित आपके पास। ठीक है, आपके पास एक सम्मिश्र संख्या दी है Z = 6 + i3। ठीक है, तो दी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर है एज Z = 6 + i3। तो सबसे पहले हमको निकालना है Z बार। तो Z बार होता है इसका कॉन्जुगेट, यानी a - i के रूप में निरूपित। ये तो हो गया a + i, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - i3। तो कॉन्जुगेट तो इजीली निकल गया, उसके ऊपर से बार है, मतलब उसका क्या है, कॉन्जुगेट है। अब मुझे निकालना है Z इनवर्स। तो Z इनवर्स देखें, Z इनवर्स मतलब 1/Z, और 1/Z मतलब आपके पास हो गया 6 + i3। अब करना क्या है, इसको भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि ये भी एक सम्मिश्र संख्या होने वाली, तो उसका जो सम्मिश्र संख्या का जो मानक रूप है उसको हमको लिखना है। तो हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉन्जुगेट निकाला हुआ है Z - i3 मतलब 6 - i3। तो मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। हमेशा जब भी आपको किसी संख्या के लिए उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट, सॉरी उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, गुणात्मक Z इनवर्स निकालना है, मतलब ये है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्सम, हाँ प्रतिलोम, ठीक है 1/Z। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल रहे हैं, उसको निर्मित करते हैं Z इनवर्स के द्वारा 1/Z। तो ये इक्वल टू ये आ रहा था 1/Z, तो ये है, पर इसको क्योंकि ये एक सम्मिश्र संख्या होने वाली है तो इसको हम a + i के रूप में लिखने के लिए इसके कॉन्जुगेट से यानी संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 6 - i3 अपॉन, इसको जब सॉल्व करें तो a + b और a - b का कि सर्वसम्य का लेंगे तो हो जाएगा a² यानी 6 का स्क्वायर माइनस i3 का स्क्वायर। तो ये हो रहा है 6 - i3/6 का स्क्वायर हो गया 36, और यह i स्क्वायर करेंगे तो i² होता है -1, तो -1 का प्लस और 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास मिल रहा है 6 - i3/45। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो बस देखो 6/45 और प्लस i -3/45, क्योंकि मुझे a + i के रूप में व्यक्त करना है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपके पास देखिए सिंपल है, आपके पास ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आपके पास देखो 3 से मल्टीप्लाई करने के पास हो रहा है 3, ये 3 से कट रहा है आपके पास, तो 3 दूने 6 और 15 प्लस i -1/15। तो ये हो गया Z इनवर्स, यानी सिंपली आपके पास क्या मिल गया है, उस सम्मिश्र संख्या Z के लिए उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो गया। तो ये आपको निकालना आ जाना चाहिए आपके पास, सिंपली आपके पास है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो सर्व समीकरण आपने नंबर सिस्टम्स के लिए पढ़ी है, वो चाहे a + b का होल स्क्वायर हो, a - b का होल स्क्वायर हो, उनका क्यूब हो, या a² - b² हो, वो सारे के सारे वैसे ही फॉलो होने वाले हैं जो आप अभी तक करते हुए आपके पास आ रहे हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर पर प्रॉपर्टीज़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन जो आपके पास अभी लास्ट में बताया गुणात्मक प्रतिलोम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास 2 नंबर में कि दिए हुए सम्मिश्र संख्या के लिए उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन करने वाला आपके पास।